हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा की स्टडी में। तो चलिए आज हम आपको पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव तथा निगेटिव सेंटेंस के बारे में बताने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के वीडियोस को नहीं देखा है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, वहाँ से आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए हमें वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका पहचान जान लेते हैं। तो जिस वाक्यों के अंत में लिया, दिया, आया, गया, ली, दी, की आदि शब्द आए तो ये जान लेना कि वह आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। लेकिन अगर है, हैं, हो, हूँ, था, थी, थे ये सभी शब्द वाक्य के अंत में अगर आए तो वह आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस नहीं होगा। तो अब आप लोगों ने इसका पहचान जान चुका होगा। तो चलिए अब हम इसकी अनुवाद के नियम की तरफ चलते हैं, जहाँ पर हम ये देखेंगे कि अगर कोई हिंदी में वाक्य दिया है तो हम उसका इंग्लिश में कैसे अनुवाद करेंगे। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को देखेंगे। तो अब आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के अनुवाद का पहला नियम दिख रहा होगा। इस टेंस में सभी कर्ताओं के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में अनुवाद का यही एक नियम है, जिसकी मदद से आप अफर्मेटिव सेंटेंस के किसी भी वाक्यों को इंग्लिश में अनुवाद कर सकते हैं। तो चलिए अभी भी आप अगर कुछ नहीं समझे हैं तो अभी आप उदाहरण की मदद से समझ जाएंगे। तो देखिए उदाहरण आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इस उदाहरण को इंग्लिश में अनुवाद करने से पहले हमको इस टेंस के सेंटेंस का एक फार्मूला जानना होगा, जिस फार्मूले की मदद से हम इस हिंदी वाक्य को इंग्लिश में अनुवाद करेंगे। तो देखिए यह फार्मूला आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चलिए अब हम इसी फार्मूले की मदद से इस हिंदी वाक्य को इंग्लिश में अनुवाद करते हैं। तो इस फार्मूले में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है, तो हम इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता इसमें धोबी है, तो धोबी की इंग्लिश हो जाएगी वाशरमैन, और वाशरमैन के पहले हम लोग द लगा देंगे। फिर उसके बाद हम वर्ब ढूंढेंगे यानी कि क्रिया। तो क्रिया इसमें क्या हो रहा है, इसमें धो रहा है यानी कि धोए, तो धोए इसकी क्रिया हो जाएगी। तो धोए की इंग्लिश क्या हो जाएगी वाश, और वाश में हम सेकेंड फॉर्म लगा देंगे, जैसा कि आपको फार्मूले में भी दिख रहा होगा सेकेंड फॉर्म। तो वाश का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वाशेड। फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट इसमें हमारा कपड़ा है, तो कपड़ा की इंग्लिश हो जाएगी क्लॉथ, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख देंगे द क्लॉथ। और इस तरह हमारा पूरा सेंटेंस बन जाएगा द वाशरमैन वाशेड द क्लॉथ। तो चलिए अब हम लोग दूसरे वाले उदाहरण की तरफ चलते हैं। तो इसमें बोला है गायक ने गाना गाया। तो इसमें जो सब्जेक्ट हमारा है वह गायक है, तो गायक की इंग्लिश हो जाएगी सिंगर। तो उसके पहले हम द लगा देंगे यानी द सिंगर। फिर उसके बाद वर्ब लिखेंगे। तो वर्ब इसमें गाया यानी गाया है, तो गाया की इंग्लिश क्या हो जाएगी सिंग। लेकिन इसमें हमें सेकंड फॉर्म लिखना है, तो इस सिंग का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा सेंग, तो यहाँ पर हो जाएगा सेंग। फिर उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें गाना है, तो गाना की इंग्लिश क्या हो जाएगी सॉन्ग, तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे अ सॉन्ग। तो इस तरीके से हमारा पूरा सेंटेंस बन जाएगा द सिंगर सेंग अ सॉन्ग। तो आशा करता हूँ यह दोनों उदाहरण आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे बाद में आप नोट्स भी बना सकें। तो चलिए अब हम एक और हिंदी वाक्य दे देते हैं, जिसका आप लोगों को इंग्लिश में अनुवाद करके कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा मेरा भाई स्कूल गया। तो इसका आप लोगों को इंग्लिश में अनुवाद करके कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अब हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस को अच्छी तरीके से समझ लिया है। तो चलिए अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी वाक्य में नहीं शब्द आए तो वह जान लेना कि वह नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे उसने झूठ नहीं बोला, तो यह नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस है लेकिन यह
पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसी तरह से अगर आपको किसी भी वाक्य में नहीं शब्द दिखे तो वह आपका नेगेटिव सेंटेंस ही होगा। तो चलिए अब हम लोग इसके अनुवाद के नियम की तरफ चलते हैं। तो इसमें जो पहला अनुवाद का नियम है आपका, तो इसमें सभी सब्जेक्ट यानी कर्ताओं के साथ हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। यानी कि अगर कर्ता एक वचन है या फिर बहुवचन है तो हम डिड नॉट का ही प्रयोग करेंगे। और इस सेंटेंस में हम वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो इस सेंटेंस में बस यही दो नियम है। तो चलिए अब हम लोग इसका फार्मूला देख लेते हैं, जिस फार्मूले की मदद से हम किसी भी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में अनुवाद करेंगे। तो देखिए स्क्रीन पर आपको फार्मूला दिख रहा होगा। तो इसमें सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, फिर प्लस करके वर्ब, और वर्ब में हम फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, फिर प्लस करके हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे, फिर उसके बाद प्लस करके अदर वर्ड, और यह हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग उदाहरण की मदद से इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। तो देखिए उदाहरण नंबर 1 है, वे नदी में नहीं तैरे। तो इस हिंदी वाक्य को हम इस फार्मूले की मदद से इंग्लिश में अनुवाद करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता इसमें वे है, तो वे की इंग्लिश हो जाएगी दे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे डिड नॉट, तो यहाँ पर हम डिड नॉट लिख देंगे। फिर उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे, और वर्ब इसमें क्या है, तैरना है, तैरे। तो तैरे की इंग्लिश हो जाएगी स्विम, और स्विम का फर्स्ट फॉर्म स्विम ही होता है, इसलिए यहाँ पर हम स्विम लिख देंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, नदी यानी कि रिवर, नदी की इंग्लिश रिवर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, लेकिन हम द रिवर के पहले यहाँ पर इन लगा देंगे, क्योंकि इसमें नदी में बोला है तो में की इंग्लिश इन होती है, इसलिए यहाँ पर इन लगा देंगे। फिर उसके बाद इसमें हमें अदर वर्ड नहीं दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखेंगे। और इस तरीके से हमारा पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, दे डिड नॉट स्विम इन द रिवर। तो चलिए अब हम लोग अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। अगला उदाहरण कुछ इस प्रकार से है, वह आज स्कूल नहीं गया। तो इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट इसमें वह है, तो वह की इंग्लिश हो जाएगी ही। फिर उसके बाद हम डिड नॉट लिखेंगे। फिर डिड नॉट लिखने के बाद हम वर्ब लिखेंगे। तो वर्ब इसमें गया है, तो गया की इंग्लिश गो हो जाएगी, और गो का फर्स्ट फॉर्म गो ही होता है, इसलिए यहाँ पर हम गो लिखेंगे। फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट देखेंगे। तो ऑब्जेक्ट इसमें स्कूल है, तो स्कूल की इंग्लिश स्कूल ही हो जाएगी, और स्कूल के पहले हम टू लगा देंगे। तो उसके बाद अब हम अदर वर्ड देखेंगे। तो अदर वर्ड इसमें आज है, तो यहाँ पर हम आज की इंग्लिश क्या हो जाएगी, टुडे, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे टुडे। इस तरह यह हमारा अनुवाद कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना, ही डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे। तो आशा करता हूँ कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में हमको बहुत मेहनत लगती है। तो इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और इस चैनल पर इसी तरह के वीडियोज़ आते रहते हैं। तो चलिए इसके अगले वाले वीडियोज़ में हम इस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। तो यह वीडियो हमारा अब यहीं पर संपन्न होता है। तो हम फिर मिलेंगे इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।